चर्चा करी थी कि कौन कौन से क्या कोर्स है हमारा, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आने वाली हैं, कितने पेपर होंगे और हर पेपर में क्या क्या चीजें आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, इसके ऊपर हमने उस दिन बात की थी। हम अगर आगे चले तो हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पेपर है, आज हमने उसको स्टार्ट किया है आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत, जो कि हमारा जो ये डिप्लोमा इन पंचकर्मा थेरेपी है उसका फर्स्ट पार्ट है, उसको हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें हमारे लिए आ रही हैं, हम इसमें चैप्टर बाय चैप्टर, यूनिट बाय यूनिट क्या क्या चीजें पढ़ते जाएंगे, इसके बारे में है कि इसकी परिभाषा हमारे सामने है कि आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, त्रिमाला क्या है, इसमें अग्नि क्या है, वेगास मतलब आपकी जो इच्छाएं हैं वो किस किस प्रकार की है, नियंत्रित किसको कर सकते हैं, अनियंत्रित कैसी हो हमारी इच्छाएं होती है जिनको नियंत्रित नहीं कर सकता है, रोगों की परिभाषाएं क्या है, रोगों के पर्यायवाची शब्द क्या है, जैसे कि एक ही चीज को कितनी तरह से बोला जा सकता है। ये तो सब पर्यायवाची हम सब लोगों ने पढ़ाई है, उसकी पर्यायवाची क्या है, रोगों का वर्गीकरण क्या है स्टेप बाय स्टेप, कौन सा रोग किसके अंदर आता है, कौन सा रोग किसके अंदर आता है, किस चीज से क्या चीज होती है, इसके बारे में ये है। हाँ तो बोलो। पता नहीं बेटा, मैं क्लास ले लूँ वो वर्षा पेपर, ठीक है तो मैं ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, उसमें क्या है कि रोगों का जब हम वर्गीकरण करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि रोग किस किस तरीके के होते हैं। तो यहाँ मेन दो पार्ट बता दिए हमने, एक साध्य रोग होता है, असाध्य रोग होता है, इसको आराम से ठीक किया जा सकता है, इजीली क्योर किया जा सकता है। असाध्य रोग हो जाते हैं जैसे उसमें हम ले जाएंगे कैंसर को, कि असाध्य, वो तब हम उसको साध्य कर सकते हैं जब वो एकदम प्राइमरी स्टेज पर करना पड़ेगा, जब स्टेजेस चेंज हो जाती है, बढ़ता जाता है रोग, तो फिर उसको रोक पाना मुश्किल हो जाता है। त्रिदोषों के हिसाब से, त्रिदोष के ऊपर ही चलती है हमारी बॉडी, तीन हमारे वो होते हैं आयुर्वेदा के अंदर, तो उस तीन दोषों के हिसाब से किस प्रकार का रोग है ये हमें देखना है, उसके हिसाब से हम यहाँ वर्गीकरण देखेंगे कि कौन सा वात आपका कितना, पित्त आपका कितना है या कफ आपका कितना है, तो आपकी बॉडी कैसी हुई, पित्तज है, वातज है, कफ है या मिक्स है, या वात पित्त है या वात कफ है या पित्त कफ है, कौन सी टाइप की आपकी बॉडी का वो है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कौन सी प्रकार का आपको रोग हुआ है। इस आधार पर भी हम रोगों का वर्गीकरण करेंगे। रोग निदान, रोग निदान का मतलब है रोग का इलाज, तो हम रोग का इलाज कैसे करेंगे ये भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो इसमें सब है, षड क्रियाकलाप है, आपके रोगी की परीक्षा है, किस तरीके से रोगी का परीक्षा मतलब डायग्नोसिस, क्या डायग्नोसिस कैसे कर रहे हो इसको, किस तरीके से क्या क्या चीज हम देखेंगे जिससे हम पता लगाएंगे कि जो पेशेंट है उसको क्या परेशानी है। हम जब उसका निदान करने से पहले हमें उसे देखना पड़ेगा ना, जिसको डायग्नोस करना पड़ेगा। जो रोगी परीक्षा किस प्रकार की होती है, द्विविध परीक्षा जैसे बता रखा है, तो दर्शन, स्पर्श, प्रश्न, अस्थान परीक्षा। तो ये इसमें दर्शन क्या होता है, रोगी को देख के, जैसे आपके सामने एक पर्सन बैठा है और आप देख रहे हो कि उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, आंखों के नीचे काले काले गड्ढे हैं, आंखें उधर धसी हुई हैं, चेहरे पे कोई तेज नहीं है, ओज नहीं है, या वो थका हुआ फील हो रहा है, या वो किस तरीके का फील हो रहा है, ये उसको दर्शक उसकी बॉडी टाइप देख के, पतला है, मोटा है, पेट बाहर है, पेट अंदर है, ये सारी चीजें देख के आप दर्शन से क्या पता लगा सकते हो कि इसके रोगी की परीक्षा हमने क्या करी। ठीक है, दूसरा हो जाता है स्पर्श, फिर छूने से, किसको टेम्परेचर तो नहीं है, कहीं इसको पेन तो नहीं है, और प्रश्न पूछने से कि उससे हम हर तरीके से क्वेश्चनिंग करें कि तुम्हारे टेस्ट क्या है, तुम्हारे को क्या अच्छा क्या नहीं लगता है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, कहाँ दुखता है, क्या परेशानी है, इस चीज से भी हम उसकी जानेंगे कि उसको किस तरीके की बीमारी है। रोगी की परीक्षा डायग्नोस के तरीके, अस्थान परीक्षा, ये भी हम जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा तो तभी आपको बताया जाएगा। रोग विनिश्चय के आपके रोगी से हम पूछेंगे कारक क्या है, लक्षण क्या है, उसका वर्गीकरण क्या है, साध्य साध्य है कि नहीं है, और संक्षिप्त प्रारूप में हम निश्चय करते हैं कि ये बीमारी क्या है और किस कारण से हुई होगी, मीन्स रूट कॉज तक पहुंचना। ठीक है,
द्रव्य गुण, क्या क्या हम रस वगैरह से देंगे, गुण धर्म देंगे, क्या चीज जड़ी बूटियां देनी है, कौन से पाउडर्स देने हैं, कौन सी जड़ के फॉर्म में देनी है, कौन सी पत्ती के फॉर्म में देनी है, किसी डिकोशन में देना है, ये सब चीजें हमें यहाँ समझनी होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो है वैशज्यिकल त्रिदोषों के अनुसार जो औषधि है आपके, जो त्रिदोष क्या, वात पित्त कफ, इसके अनुसार जो आपकी औषधि है उसके उपयोग हमें किस प्रकार से करना है, और औषधि के कितने प्रकार हैं, औषधि के विभिन्न सूत्र क्या है, और ये आषाढ़ कला वगैरह क्या है, ये सारी चीज आप इसमें आगे पढ़ेंगे। काया चिकित्सा, काया चिकित्सा विभिन्न रोगों का उपचार कैसे किया जाएगा, शास्त्रों के अनुसार रोगों के उपचार में अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का ज्ञान आपको यहाँ पे इस वाले टॉपिक पे पॉइंट पे मिलेगा। लास्ट हमारा आएगा प्राकृतिक चिकित्सा, तो सिद्धांत और इतिहास, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां, सुरक्षा, महत्व, सामान्य स्वास्थ्य, आदतें, व्यायाम, उपवास, प्राकृतिक आहार, आराम, विश्राम आदि, पंचतंत्र और प्रकृति के नियम। अब प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर सारी चीज आ गई, सिद्धांत आ गए, उसके इतिहास आ गया, चिकित्सा की पद्धतियां आ गई, सुरक्षा और महत्व आ गए, सामान्य स्वास्थ्य किस तरह से रखें, आदतों का क्या उसके अंदर असर पड़ता है, व्यायाम का क्या है, उपवास करने से क्या हो सकता है, प्राकृतिक आहार कितने प्रकार के हैं, कैसे हैं, क्या है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। आराम और विश्राम, आराम एक अलग चीज है, विश्राम एक अलग चीज है, जब हम पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे। पंचतंत्र और प्रकृति के नियम क्या है, पंचतंत्र जितने हैं हमारे उनके हिसाब से उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और प्रकृति के क्या क्या नियम है कि इस नियम से आप उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। चलिए फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। आयुर्वेद की परिभाषा क्या है? आयुर्वेद यह दो संस्कृत शब्दों से मिलकर मिला है, आयुष प्लस वेद, ऐसी चीज जिसके अंदर जीवन का ज्ञान हो, ऐसा वेद जिसमें जीवन का सारा सार दे रखा हो आपको, इस चीज से आप अपने आयुष मतलब जीवन को बचा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। ये दो एक वर्ड का मीनिंग है, दोनों संस्कृत शब्द हैं, आयुष और वेद। आयुष का मतलब जीवन, वेद का मतलब ज्ञान, जिस चीज में ज्ञान सारा भरा गया है। शास्त्रीय परिभाषा इसकी क्या होगी? चरिक संहिता के हिसाब से क्या है? हितम हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हितम हितम मनम च तत् यत्रोक्तम आयुर्वेद सह उच्यते। मतलब आयुर्वेद वह विज्ञान है जो कि निम्नलिखित बातों की व्याख्या करता है। बहुत ही गूढ़ ज्ञान है ये, और अगर आज आप मेरे साथ बैठ के यहाँ पढ़ रहे हैं तो सच मानिए, जब आप इसको सचमुच में धारण करेंगे, आयुर्वेद केवल सीखना नहीं है, आयुर्वेद पढ़ना नहीं है, आयुर्वेद को धारण किया जाता है अपने जीवन में। जब आप अपनाओगे, जब आप खुद यूज करोगे, यूटिलाइज करोगे, आपको हर चीज अपने आप समराइज होकर के याद हो जाएगी। तो जैसे ही आप इस तरीके की किसी भी पेशेंट की परीक्षा करेंगे, जब आपने डायग्नोज किया तो आप तुरंत आपको वो चीजें याद आ जाएंगी। ये है आयुर्वेद का ज्ञान जो कि अपने जीवन में हम धारण करते हैं। आप खुद अगर स्वस्थ हुए तो जो आप सामने वाले पेशेंट जो आपके पास आके बैठा है, जो व्यक्ति आपसे सलाह लेने आया है, आप उसको जो भी बोलेंगे वो एकदम 100% मानेगा उस बात। आपकी बात इतनी, आपका ज्ञान इतना अच्छा होना चाहिए, आपकी बात इतनी सटीक होनी चाहिए, टू द पॉइंट, फालतू की कोई बातें नहीं करनी है, टू द पॉइंट, वेद के अनुसार, मतलब आयुर्वेद के अनुसार, ज्ञान के अनुसार आप उसको समझाएंगे। अब इसमें हिंदी में क्या इसकी व्याख्या दी है? देखो, संस्कृत का श्लोक तो मैंने पढ़ दिया, मैं उसे हिंदी में व्याख्या करने की क्या चीज है। आयुर्वेद वह विज्ञान है जो निम्नलिखित बातों की व्याख्या करता है कि जीवन में लाभकारी और हानिकारक पहलू क्या है। तो लाभकारी तो हम सब जगह पढ़ते ही हैं, वैसे मिलता है, पर क्या है हानिकारक चीजें ऐसी कि हम जानते हुए भी उन चीजों को यूज करते हैं, वही आदतें धारण करते हैं, उस वैसे ही काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी स्वास्थ्य जो है वो डिटोरेट हो जाता है, वो कम होने लग जाता है, और जब स्वास्थ्य कम होता है तो रोग आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो रोगों के आने का कारण क्या है, ये हमें आयुर्वेद से पता चलता है। आयुर्वेद इस चीज की व्याख्या करता है, और रोग कैसे नहीं आए उस चीज की भी व्याख्या ये करता है। आपके सुख और दुख का व्याख्या ये करता है, स्वस्थ और अस्वस्थ जीवन की व्याख्या करता है, दीर्घायु बनाए रखने के सारे तरीके और नुस्खे आपके आयुर्वेद के अंदर हैं, जिन्हें आपने धारण किया, जिन्हें आपने समझा, पढ़ा, और दूसरों को जब आपने वो ज्ञान दिया तो वो भी स्वस्थ हुए और आप भी स्वस्थ हुए।
नो डाउट पैसा तो उससे मिलता ही है, पर समाज की एक समुचित सेवा होती है कि आपने रूट कॉज पे जाके सही ट्रीटमेंट किया, जिसकी आजकल सबसे ज्यादा जरूरत है। आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और रोगों का निवारण करना। स्वास्थ्य की सुरक्षा करो, जो स्वस्थ हैं उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा की जाए, मतलब वो बीमारी न हो, उनकी इम्यूनिटी इस तरह से डेवलप कर दी जाए, उनको इतना हेल्दी बना दिया जाए कि वो बीमार ही नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा करना, ठीक है। रोगों का निवारण, तो उसमें क्या है कि अगर किसी को हो गए हैं किसी भी कारण से, उनके सुख दुख के कारण या हानिकारक चीजों को यूज करने से या किसी भी तरीके से जब उनको बीमारी हो गई है, तो उन बीमारियों का, रोगों का निवारण किया जाए, उनसे प्रश्न वगैरह करके, उनसे सारा डायग्नोज करके उन रोगों को उनको अच्छी तरीके बताना, उन्हें सारे स्वास्थ्य के लाभ बताना, उनको स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के तरीके बताना और दवाइयाँ दे करके, औषधियाँ देके, आयुर्वेद में कभी दवाई नहीं बोलते, औषधि देते, औषधियाँ दे करके आप किस तरीके से उसके रोग का निवारण करते हैं, यही यहाँ पे आप पढ़ेंगे। यही आयुर्वेद का मेन उद्देश्य है। जीवन के 4 लक्ष्य हैं हमारे। क्या क्या लक्ष्य हैं हम सबको जानना चाहिए। आयुर्वेद चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का समर्थन करता है। ये चारों की ही प्राप्ति आपको करनी चाहिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। तो धर्म में क्या है? आपका धार्मिक कर्तव्य क्या है? धार्मिक, धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ या भक्ति से ही नहीं आता। धर्म का मतलब है कि आपको सही का ज्ञान होना, आपको एक्यूरेट सारी चीजें पता होना, अपने धर्म ग्रंथों के बारे में पता होना, उन धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, क्या बात कही गई है। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ क्या व्याख्या करते हैं कि आपको जीवन किस तरीके से जीना चाहिए, आपका कर्म क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, और उन कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए आप अपनी और अपने समाज की सेवा, उन्हें स्वस्थ रखना, उनके लिए अच्छा करना किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और धर्म की रक्षा किस तरह से कर सकते हैं, धर्म को आगे कैसे अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं और समाज में आगे ला सकते हैं, ये हमारा धार्मिक कर्तव्य है। धर्म के लिए पुरुषार्थ करने का आयुर्वेद हमेशा समर्थन करता है। अर्थ का मतलब यहाँ पे है धन संपत्ति, कि आपको अपने घर परिवार को चलाने के लिए, समाज में कुछ अच्छा कार्य करने के लिए, जैसे कि दान पुण्य, कोई पूजा पाठ, किसी भूखे को भोजन खिलाना या किसी भी जरूरतमंद को किसी चीज को देने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? अर्थ की जरूरत है, मीन्स धन की जरूरत है। तो वो धन अगर आपके पास, खुद के पास इतना होगा कि आप अपना घर परिवार अच्छे से चला सकें, अपने परिवार की सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर सकें, अपने अड़ोसी पड़ोसियों की कर सकें और फिर उसके बाद में दान कर सकें। इसलिए धन अर्जन करना भी बहुत जरूरी है, समृद्धि भी बहुत जरूरी है। धन और समृद्धि, अर्थ का मतलब है इनके लिए, धन के लिए काम करना और परिश्रम करना, इसका ये हमारा जो आयुर्वेद है समर्थन करता है। कामदेव, काम का मतलब यहाँ क्या है? कामदेव नहीं मतलब काम होता है, धर्म अर्थ काम, इच्छाओं की पूर्ति। काम केवल वैसे काम वासना से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे काम का मतलब है कि आपकी जो भी इच्छा, जो उद्वेग मन में आते हैं कि मुझे तो भाई बाइक जैसे बुलेट लेनी है या इनफील्ड लेनी है, रॉयल एनफील्ड लेनी है या हायाबुसा लेना है या ऐसा कुछ स्पोर्ट्स बाइक लेनी है, या आपके मन में आपको कोई गाड़ी लेनी है, या आपको कोई मकान लेना है, बंगला लेना है, आपको कुछ विदेश जाना है, घूमने जाना है, आपको कोई एक अच्छा जागरण करवाना है, कीर्तन करवाना है, आपको भंडारा करवाना है, ये सब हमारी क्या है? इच्छाएं हैं, है ना। हम इच्छा से, अपने मन से करना चाहते हैं। ये इम्पोर्टेंस तो किसी चीज में क्या आती है? कपड़ा लत्ता मकान ही हमारी सबसे बड़ी जरूरत होती है। उसके बाद ये हमारी इच्छाओं के अंदर आ जाता है कि इच्छा की पूर्ति हम किस प्रकार कर पा रहे हैं, ये हमें जानना है। तो इच्छा की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ आपको करना ही पड़ेगा। कि आप चाहते हैं कि आपके पास बेटर लाइफ हो, लग्जरी हो, बाकी सब कुछ हो, आप 10 जनों की हेल्प कर सको, आप अच्छे से खा सको, आप अच्छे से अपना बिजनेस चला सको, आप अच्छी अच्छी चीजों में इन्वेस्ट कर सकें और चीजों को बढ़ा सकें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उसके लिए ये हमेशा समर्थन करता है। मोक्ष, मोक्ष क्या है? मुक्ति, अपने यहाँ जीवन के अंदर अपने कर्मों से मुक्ति, अपने प्रारब्ध से मुक्ति। आप जिस चीज डोर से बंधे हुए हैं, उनके नियमित जो आपका काम बनता है, आप उनको पूरा करें और उसके बाद में अपना जो परलोक है, आने वाली जो अगली आने वाली जिंदगी है, क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है, क्या कर्म है, उसके लिए हमें आगे हमें अच्छी गति प्रदान हो, हम अच्छे हाथ पैरों से चलते फिरते अपना काम करते हुए चले जाएं
और मुक्त हो जाए संसार से, उसके लिए भी जब तब भजन करने के लिए भी हमें स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, और इसके लिए भी हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसकी जो समर्थन है वो आयुर्वेद करता है, क्योंकि अगर आपको कोई तपस्या करनी है, आपको कोई पूजा करनी है, कोई अनुष्ठान करना है, तो उसके लिए आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं हुआ तो आप किस तरीके से इसके लिए पुरुषार्थ कर पाएंगे। तो इस चीज के लिए भी आयुर्वेद हमारा हमेशा समर्थन करता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि इन चारों लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि आप है ना, जब हम इन सब चारों टॉपिक के बारे में बात करेंगे धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो इन सब के लिए हमको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको आयुर्वेद को फॉलो करना है, ठीक है। अब आगे है कि आयुर्वेद की उत्पत्ति किस प्रकार से, इसको दैवीय उत्पत्ति मानते हैं कि परंपरागत तौर पे किस तरीके से आए। तो ज्ञान की उत्पत्ति ब्रह्मा के द्वारा हुई, दक्ष प्रजापति को सौंप दिया गया ये ज्ञान, फिर उन्होंने अश्विन कुमारों की ओर दिया इस ज्ञान को, फिर इंद्र के पास गया, फिर भारद्वाज जैसे ऋषियों को मिला ये, अंत में महान विद्वानों द्वारा संकलित किया गया। पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि थे, बड़े बड़े विद्वान थे, वो सब चीजों को कंठस्थ कर लेते थे, उन्हें सब चीजें याद हो जाती और हर चीज श्लोक बाय श्लोक, श्लोक बाय श्लोक, क्योंकि तब तो वैदिक हमारी जो भाषा है वो संस्कृत है, तो हम सॉरी हम संस्कृत में सब कुछ करते हैं। संस्कृत क्या सबसे शॉर्टेस्ट लैंग्वेज है, कम शब्दों में ज्यादा व्याख्यान करती है, तो वो श्लोक के रूप में वो सारी चीजें हमको याद होती थी। और फिर बाद में जब लगने लगा कि ये अब जो मानव का ब्रेन है, उनकी जो याद करने की कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है कि वो सब कुछ याद कर पाएंगे, तब इनको संकलन का याद, संकलन जैसे बुक्स के फॉर्म में लिख करके उनको स्टोर किया गया कि ये सारे ज्ञान आगे हमारे जो बच्चे आने वाले हैं, पीढ़ियां आने वाली हैं, उन तक पहुंचता रहे। तो ब्रह्मा जी ने इससे उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वो ज्ञान है देते हैं, दक्ष प्रजापति को दे दिया उन्होंने अश्विन कुमारों को क्या कहते हैं, देवताओं के डॉक्टर, सिंपल वर्ड्स, कि उनसे फिर इंद्र के पास आया, इंद्र ने भारद्वाज जैसे भी शुरू किया, फिर बाद में विद्वान को संकलन किया, ठीक है। शास्त्रीय संकलन इसका क्या है कि संकलन क्या है कि यह ज्ञान व्यवस्थित रूप से निम्नलिखित प्रारूपों में लिखा गया। लिखा कैसे गया, मैंने बताया ना कि जब संकलन किया गया मतलब लिख के स्टोर किया गया बुक के अंदर, कैसे कि उसके अंदर तीन बुकें हैं जिसके अंदर लिखा गया ढंग से, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है और अष्टांग हृदयम। इनके अंदर सारी चीजें हैं, सब ज्ञान इनके अंदर भरा पड़ा है। और अगर आप सब लोग चाहें, आपको डीप नॉलेज चाहिए, वैसे तो पढ़ना ही चाहिए सबको, और उसमें हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और संस्कृत में भी उसके श्लोक भी, दोनों चीजों में आपको मिल जाएगा, और नॉर्मल लैंग्वेजेस में भी मिल जाता है, रीजनल लैंग्वेज, वो आपको लेना है कि किस तरीके का आप ले सकते हैं। संस्कृत के श्लोक जरूर होते हैं। अभी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, इसके अंदर लिखा गया कि कौन सी चीज कैसे, क्या बीमारी होती है, क्या नहीं होता है। इवन जो ये कोरोना था इसके बारे में भी पहले से डिस्क्राइब था, कैंसर के बारे में भी पहले से बता रखा था कि ये इस तरीके से होता है। हम तो सोचते हैं चीजें अब आई हैं, नहीं, उनको पता था कि इस चीजों के कुपित होने से ये बीमारी होती है, और आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि पहले के जमाने में हम क्या कहते थे, ये बीमारी तो होती नहीं थी, सर दर्द होते नहीं थे, बुखार होते नहीं थे, टीबी किसी ने सुना नहीं था, कैंसर कभी सुना ही नहीं देता था, थायराइड, डायबिटीज, ये सब क्या, पर उन्होंने लिख रखे हैं कि प्रमेय है, ये गलगंड है, ये सारी बीमारियां भी कैसी हैं, तो इनके बारे में लिखा हुआ है। इसलिए लिखा हुआ है कि आगे आने वाला व्यक्ति जब जिस तरीके का खान पान रखेगा, जैसे करेगा, तो उस टाइम उसको ये कुपित होने पे इस प्रकार का रोग बनेगा, ठीक है। आगे हम चलेंगे तो देखते हैं कि आयुर्वेद की 8 शाखाएं कौन सी हैं। तो वो अष्टांग हृदय की है, क्या क्या उसकी शाखाएं हैं अष्टांग आयुर्वेद की। उसमें है काया चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शल्य मतलब वो सर्जरी, बहुत तरीके की सर्जरी आयुर्वेदिक आचार्य कर सकते हैं, शाकल्य तंत्र, कौमार भृत्य बाल रोग, अगदा तंत्र, विश्व विज्ञान, भूत विद्या, मनोचिकित्सा। भूत विद्या का मतलब यहाँ नहीं है किसी के भूत चढ़ रहे, मनोविज्ञान के ऊपर बात होती है, मनोचिकित्सा, रसायन कायाकल्प चिकित्सा और वाजीकरण चिकित्सा, कामोत्तेजक चिकित्सा होती है वो अलग। तो इसमें सारे दे रखे हैं कि ईएनटी कौन सा है, सामान्य नॉर्मल मेडिसिन कौन सी है, शल्य कौन सा है,
ENT और नेत्र विज्ञान क्या है, बाल रोग क्या है, ठीक है, तंत्र विज्ञान क्या है अपना, ये सारे के बारे में डिस्क्रिप्शन है, इसमें अच्छे से समझाया हुआ है जब आप पढ़ने बैठेंगे। बृहतई और लघुतरी, तो इसमें क्या है, चरक संहिता चिकित्सा और सुश्रुत संहिता शल्य। इसमें हमें जाना है कि काव्या का कॉल आ रहा है, कर लो। व्यापक पाठ है यहाँ पे। हम उसे ये आयुर्वेद की प्रमुख शास्त्रीय ग्रंथ होते हैं, इसे छोटी तिकड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। लघुत्रियस, माधव निदान, शारंग धारा संहिता, फार्मेकोलॉजी आती है उसके अंदर, भाव प्रकाश के अंदर मैट्रिया मेडिका आती है। मैट्रिया मेडिका का मतलब होता है कौन कौन से हर्ब्स, मेडिसिन और किस प्रकार से दवाइयाँ बनाई जाती है, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस होती है। इन ग्रंथों के ने नैदानिक और औषधीय ज्ञान का विस्तार किया, इन्हीं सब चीजों से, ठीक है ना, कि निदान कैसे करना, नैदानिक मतलब निदान, निदान मतलब इलाज, और औषधीय ज्ञान, औषधि मतलब दवाइयों का, मेडिसिन का ज्ञान, इन्हीं ग्रंथों से हमें मिला है, ठीक है। पंचभूत तत्व मतलब 5 मूलभूत तत्व कौन से, जो कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी दोनों में ही एक है, वो सब लोग जानते हैं, पर हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आयुर्वेदिक पंचमहाभूत सिद्धांत पर आधारित है। इसमें क्या है, पृथ्वी, पानी, तेज मतलब आग, हवा मतलब वायु, आकाश, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है हमारी। इससे क्या क्या होता है, पृथ्वी से संरचना है हमारी, स्थिरता है, पानी से हमारी सामंजस्य प्रभाव हमारा बना रहता है, आग रूपांतरण और चपात, ये हमारी जो मेटाबॉलिज्म, वो वर्ड बोलूंगी आप लोग चक्कर पड़ जाएंगे। मेटाबॉलिज्म का क्या काम है, मतलब अग्नि तो होती है हमारे पेट में जो होती है, अगर अग्नि कम हो जाती है तो हमें खाना नहीं पचता है, हमारी चीजें खराब होने लग जाती है। हवा, वायु, आंदोलन शरीर के चीजों के वेग जो होते हैं हमारे शरीर के जितने भी, वो उसके अंदर आते हैं। आकाश की तरफ अंतरिक्ष, ठीक है, वो सब रेस्पिरेटरी वगैरह हमारी जितनी गैसेस बन रही है खाने में और वैसे वो सब जो है गैस वाला जो फॉर्म है आकाश। अब चलते हैं शरीर में महत्व। शरीर भोजन और औषधि इन्हीं 5 तत्वों की बनी होती है, ये मिलकर दोष बनाते हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता है गड़बड़ सड़बड़, आप सबके अंदर कुछ कुछ अलग अलग चीजें होती हैं, सब एक जैसे कभी भी नहीं होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा डायग्नोस करवा के ही कोई भी मेडिसिन देनी चाहिए, चाहे आयुर्वेदिक औषधि हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा हो, उसका आपने अगर डायग्नोज नहीं करवाया तो आप कुछ भी लेंगे, कुछ भी खाएंगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक होगा नहीं। फिर हम कहते हैं कि आयुर्वेद असर नहीं करता या नेचुरोपैथी असर नहीं करता, असर तो दोनों करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, बस आपको डायग्नोज आपका प्रॉपरली होना चाहिए। वात अगर आपका कुपित है तो वायु, तो सीखर आपकी गड़बड़ है। पित्त अगर आपका कुपित है तो अग्नि और जल आपका गड़बड़ है। कफ आपका गड़बड़ है तो जल और पृथ्वी आपकी गड़बड़ है, ठीक है ना, उसमें सामंजस्य प्रॉपरली नहीं। त्रिदोष सिद्धांत क्या है, वात पित्त और कफ का सिद्धांत है, क्या है इसमें पढ़ते चलो। आयुर्वेद के अनुसार शरीर 3 जैविक ऊर्जाओं द्वारा नियंत्रित होता है, वात पित्त और कफ में पहले बता चुकी हूँ आपको, वात पित्त और कफ के द्वारा होता है। ये पंच महाभूत और 5 तत्व, पंच महाभूत हमारे 5 तत्व कौन कौन से हैं पढ़े हमने, पूरे से बने होते हैं और सभी शारीरिक और मानसिक कार्यों को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। वात दोष, गठन महाभूत वायु और आकाश का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपको वात बनाता है। तो उसमें क्या है कि उसका गुण क्या होता है कि वो रूखा होता है, रुष्ट, और प्रकाश उसका लघु है, शीत मतलब ठंडा, तो ठंडा ज्यादा लगता है, खुरदुरा क्योंकि रूखा है इसलिए खुरदुरा है, शुष्क है, मोबाइल है मतलब चल है, मोबाइल हिलने डुलने वाला, मूवेबल, ठीक है। मुख्य कर्म क्या है, शरीर में हलचल, श्वसन, प्रसार, तंत्रिका आवेग, भाषण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, ये काम होता है हमारे वात का, ठीक है। वात के अन्य दोषों का नियंत्रक है, ठीक है, बाकी दोषों को नियंत्रित करता है। स्थान, शरीर के मुख्य स्थान क्या है, कोलन और हड्डियां, कान, जांग और त्वचा, तो ये सब क्या है, वात के एरियाज हैं कि इन इन जगहों को वात मेनली, जैसे उसका घर है हम बोल सकते हैं, ठीक है। प्रभुत्व के अनुसार आयु,
प्रौढ़ावस्था, अपना समय सुबह 2 से 6 बजे और दोपहर 2 से 6 बजे तक का इसका टाइम होता है। रात सूर्योदय से पहले सुबह सुबह। पित्त दोष क्या है? गठन महाभूत, अग्नि, आग और जल, पानी वाला जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है, ये हमारा पित्त बनाता है। और गुण इसमें क्या क्या मिलते हैं? जब आप देखोगे कि आपको पेशेंट का पता करना है, कौन सा गुण उसमें गर्म होगा, ठीक है, तेज उसके अंदर रहेगा, प्रकाश रहेगा, द्रव्य रहेगा, लिक्विड ज्यादा, थोड़ी तेलीय त्वचा उसकी होती है, ठीक है ना, और हल्की गर्म और तेलीय होती है वात वाले से। मुख्य क्रियाएं क्या है? पाचन करना, जो हमारी अग्नि है, पाचन अग्नि हमारी इसकी होती है। चयापच जो हमारी क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं सारे, वो इसके द्वारा होते हैं। शरीर का तापमान इससे नियंत्रित होता है। दृष्टि हमारी आईसाइट नियंत्रित होती है। बुद्धिमत्ता, रंग, ये सारी चीजें, ठीक है। स्थान क्या है? मुख्य स्थान से छोटी आंत, जिगर और खून, इसके अंदर ये प्रभाव होता है इसका, मतलब ये इसके प्लेसेस, ये इसके प्लेसेस हैं रहने के, ठीक है। प्रभुत्व के अनुसार आयु, मध्यम आयु के लोगों को ज्यादा पित्त उनका तेज होता है, पित्त छोटी प्रकृति। अपना समय क्या है इसका? सुबह 10 से लेकर 2 बजे के बीच में पित्त आपका बढ़ा हुआ रहेगा, अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो, ठीक। और 10 बजे से लेकर के रात को 10 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक, ठीक है। कफ दोष का गठन क्या है? महाभूत क्या क्या है इसके? जल और पृथ्वी है। गुण क्या है? हैवी है, शीत है मतलब ठंडा है, तैलीय है, धीमा है मतलब धीरे धीरे, थोड़ा स्लो होते हैं ये लोग, जिनके से मृदुल और स्थिर, ठीक है। और मुख्य क्रियाएं क्या है? स्नेहन, स्थिरता, रोग प्रतिरोधक क्षमता। स्नेहन मतलब हमारे जो जॉइंट्स हैं उसकी जो इलास्टिसिटी है, उसका जो हम कहते हैं ग्रीस कम हो गया। अगर आपका ये गड़बड़ होगा कफ वाला, तो उसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम है। स्थिरता क्या है? स्थिर रखता ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आपकी ताकत को, विकास को, पोषण। स्थान क्या है? मुख्य स्थान उसके छाती, गला, सिर, जोड़ और पेट, ये सारी जगह है उसकी रहने की। प्रभुत्व के अनुसार आयु उसकी बचपन है, बचपन में ही हमेशा तेज रहता है। और इसका अपना समय क्या है? सुबह 6:10 और शाम को 6 से 10 बजे तक, सुबह 6 से 10 और शाम को 6 से 10। सप्त धातु, सात शारीरिक ऊतक। सप्त धातु क्या क्या है हमारी बॉडी के जो काम करते हैं, ठीक है ना, ये मेन हमारा बेसिक चलता है। धातुएं शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां हैं। इनका निर्माण भोजन से क्रमिक रूप से होता है। तो भोजन मतलब जो हम खाना खाते हैं, वो जब डाइजेस्ट होता है तो उसके पचने के बाद जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो होता है रस धातु। मतलब आपको खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो गया और जो छोटी आंतों ने एब्जॉर्ब किया, जो रस, आहार का रस, उसे बोलते हैं रस धातु, जो फर्स्ट है। अब इसमें देखो बहुत आसानी समझा रहे हैं। इसका निर्माण जो हमारा आहार रस है क्रमिक रूप से होता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ठीक है। गठन कैसे हुआ रस धातु का? बचे हुए भोजन से निर्मित जो आहार रस है उससे समारोह शरीर का पोषण करना उसका काम है, प्रसार करना, ठीक है, और हाइड्रेटेड रखना बॉडी को। आगे हम चलेंगे। रक्त धातु, रक्त धातु कैसे थी? इसी से रक्त बनता है। रस धातु से ही जब बॉडी के सब जगह पे पहुंचता है वो उसमें रक्त बनता है। रक्त का क्या काम है? ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाना, जीवनी शक्ति होती है और रंग, कलर देता है। वो आप कलर देता है, जैसे किसी के तो खून अच्छा होता है तो रेड कलर का, मतलब उसका हल्का गुलाबी और लाल सा चमक होती है, तो वो रंग की बात है। मांस धातु, अब ये जो है हमारा खून, इसी से हमारी मांस धातु बनती है, मतलब हमारी मांसपेशियां जो होती हैं वो इसी से इसका गठन होता है, रक्त से, ठीक है। गठन किससे होगा? देखो इसमें लिख के रखा है, रक्त से। मांसपेशी का निर्माण, भुज बल, शारीरिक रचना, जितनी आपकी, अगर आपका हेमोग्लोबिन कम है, आपका खून आपकी कमी है, तो वो जो सारी आपकी चीजें हैं वो कम पड़ जाएंगी। मांसपेशियों का निर्माण कम हो जाएगा, शरीर की संरचना वैसी रह जाएगी, भुज बल आपका कम हो जाएगा, है ना। मेद धातु, अब ये जो है आपका जो रक्त है, रक्त से ही बना मेद। मेद क्या है? मेदास धातु, गठन इसका मामांसा से है। वसा भंडार, जो ये है सिर्फ फैट बना, उसको सीधे भाषा में बोले फैट। तो ये फैट क्या करता है? एक जैसे कि आपने अब खून है, उससे जो बचे हुए चीजें होंगी वो वहां पे जाके
भंडार, ऊर्जा का भंडारण कर लेता है वो, कि आपकी जितनी एनर्जीज है उसको उसने एक्यूमुलेट करके इकट्ठा करके रख दिया कि अगर आपने 2 घंटे 4 घंटे हमारा शरीर इससे इस फैट से चलेगा, ठीक है ना, उसको फैट बोलते हैं। अच्छा फैट, गुड फैट, उसकी भी जरूरत है आपकी बॉडी को, नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है। अस्थि धातु, जो उसका अगला प्रोडक्ट है वो अस्थि होती है। अस्थि मीन्स हड्डियां, तो उसका गठन किससे हुआ, मेदास से, मतलब फैट के बाद में, फैट का जो काम है उसके बाद में फैट से क्या बना, हड्डियां बनी। हड्डियां का क्या काम है, हड्डियों का निर्माण करना। मेदास धातु का क्या काम है, हड्डी का निर्माण करना, शरीर का सहारा बनना। दांत और नाखून का जो फॉर्मेशन होता है वो उससे होता है कि आपके नाखून हमेशा बढ़ रहे हैं, दांत आपके स्ट्रॉन्ग है, सही है, अच्छे से काम कर रहे हैं, आप चीव कर पा रहे हो, काट पा रहे हो, सेंसिटिविटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दर्द नहीं है, तो मीन्स आपकी मेद धातु अच्छी है, मेदास, ठीक है ना। तो इसलिए आपका इसका निर्माण अच्छा हो। उससे बनता है मज्जा। मज्जा मीन्स आपके जो ऊतक उसका फॉर्म है ना वो बनता है, अस्थि से ही बनता है, हड्डियों से मज्जा धातु बनती है। और इसका जो अस्थि मज्जा है वो बनाएगा, इससे तंत्रिका ऊतक बनाएंगे, आपके शरीर को ताकत देने का काम ये करता है। उसके बाद उससे लास्ट में बनता है शुक्र धातु। शुक्र धातु क्या है, मज्जा से बनेगी, उसका काम है प्रजनन करना। प्राण इकट्ठे, जो शरीर के प्राण है वो शुक्र धातु से निहित होते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ाता है, और ओजस का गठन करने का काम आपके में जितना तेज है उस चीज में। जैसे जो कहते हैं कि जो पहले हम देखते थे ऋषि मुनि वगैरह ब्रह्मचार्य था, तेज उनका चेहरे में होता था, ओज होता था उनके चेहरे में, तो कि वो ब्रह्मचर्य है, पालन करते हैं, तो अपनी शुक्र धातु पर कंट्रोल रखते हैं, इसलिए वो ओजस्वी और तेजस्वी होते हैं। पुरुषों में शुक्र और महिलाओं में अर्थवा, जो आवृत आपके आते हैं, एग्स बनते हैं, पीरियड्स आते हैं, वो सब इसी के कारण होते हैं, शुक्र धातु के कारण, दोनों में होती है शुक्र धातु, ठीक है। क्रमिक निर्माण क्या है धातु का, भोजन, भोजन से रस बना, रक्त से रक्त बना, रक्त से मीमांसा बना, फिर मेद बना, अस्थि बना, मज्जा बना, शुक्र बना। शुक्र से क्या, ओजस और प्रत्येक धातु अगले का पोषण करती है, हर एक धातु अगली धातु का पोषण करती है। एक अगर आपका टूट गया, अगर आपकी बॉडी के अंदर भोजन नहीं पचा तो रस नहीं बनेगा, रस नहीं बनेगा तो रक्त नहीं बनेगा, रक्त नहीं बनेगा तो ये मीमांसा जो आपका वो नहीं बनेगा, मेद नहीं बनेगा, अस्थि नहीं बनेगी, मज्जा नहीं बनेगा, शुक्र नहीं बनेगा, और फिर ओज और ये सब कुछ आने का तो कोई काम नहीं, ठीक है ना। तो एक चीज गड़बड़ हुई तो सब चीज चेन है, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक टूट जाती है। इसलिए कॉन्सेंट्रेट करें अपने भोजन पे, हम क्या खा रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करें कि कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं, कि जो आजकल हम खा रहे हैं हम तो रस तक ही नहीं पहुंच पा रहे, तो रक्त, मीमांसा, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सब खत्म। तो यहाँ हमारा आयुर्वेद टू द रूट जाके काम करता है। हम कहते हैं ना अधिकतर सारी बीमारियों का जड़ क्या है, हमारा पेट, तो आपने पेट ठीक किया तो बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक हो गई। सब चीजें चेन है, एक से एक रिलेटेड है और आगे आगे बढ़ती जाती है। सॉरी, त्रिमाला, 3 मुख्य अवशिष्ट उत्पाद क्या है, उत्पाद क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है। आयुर्वेद में मल का जो है चयापचय के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं 3 मुख्य मल इस प्रकार से, मतलब जब हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है बॉडी की, इससे ये बना उससे वो बना, उनके अंदर वेस्ट चीजें निकलती हैं। वो वेस्ट क्या है, अगर वो वेस्ट बाहर नहीं निकलती है तो क्या होता है, टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर स्टिक इकट्ठे होते हैं, जैसे मल, अगर आपने मल का त्याग नहीं किया सही टाइम पे तो बॉडी आपके परेशानी देने लग जाएगी, मूत्र का त्याग नहीं किया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। स्वेद अगर आपको नहीं आता है, मतलब पसीना नहीं आता, जैसे कुछ कहते हैं ना पसीना ही नहीं आता, पसीना बहुत कम आता है या आता ही नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत हमने कुछ एक्सरसाइज करी या कुछ मेहनत का काम किया तो पसीना नॉर्मली भी पसीना आना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होता है, नॉर्मली से स्वेदन होता है, स्वेद निकलता है, वो क्योंकि टॉक्सिन्स उसके थ्रू बाहर निकलते हैं, मूत्र के थ्रू, पसीने के थ्रू, मल के थ्रू हमारे क्या ये टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, सारी जो गंदगी होती है बाहर आ जाती है। ये अवशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के, जिनका बाहर जाना बहुत जरूरी है, उसके बिना शरीर बैलेंस नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि गंदगी का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। इन सब के संतुलन से स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मल का उचित निष्कासन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मल, मूत्र और स्वेदन, सबसे पहले मल बहुत ज्यादा, मल मूत्र बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसका निष्कासन किया जाए, ठीक है ना। उड़ीसा, मल के बारे में पढ़ते हैं। मल क्या है,
गठन कैसे होता है इसका? भोजन का जो अपचित हो और अपशिष्ट भाग होता है जो उससे निर्मित होता है ये मल। तो भोजन का अपचित जो हमें पचेगा नहीं पर जो वेस्ट होगा प्रोडक्ट उससे मल बनता है। पेट और छोटी आंत में पाचन के बाद अवशोषित पोषक तत्व का भाग, हमने जो अच्छा रस बन गया अंदर तो उसको अवशोषित कर लेगी आंत, छोटी आंत, और उसे आगे की तरफ बड़ी आंत की तरफ धकेल देती है। तो अपशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत की तरफ चले जाते हैं और वहां से जल का अवशोषण हो जाता है तो वो यूरिन के रूप में, मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है, नहीं के रूप में बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद बचता है बस ठोस अपशिष्ट, उसको क्या बोलते हैं? मल बोलते हैं। ठीक है, वो हमारा वैसे मल के रूप में बाहर निकल जाता है। कार्य क्या है इसका? वात का उचित संतुलन बनाए रखना, पेट के अंगों को सहारा देता, आंतों के स्वास्थ्य को बनाए रखता, नियमित मल त्याग में सहायक रहती है। ये सब जो चीजें, ठीक है। सही पुरुष के लक्षण क्या है? नियमित निष्कासन, सुगठित मल और उसमें कोई दर्द या तनाव उत्पन्न न हो, ये सब कुछ उसका सही वो है। असंतुलन के कारण क्या? कब्ज हो जाना, आपको वात आपका वृद्धि हो जाए, दस्त हो जाए, पित्त बढ़ गया है तो आपको दस्त हो जाएंगे। ठीक है, मल में बलगम वगैरह आ रहा है तो कफ अगर असंतुलित है तो ये हो जाता है। तो ये सारी चीजें उसकी हैं। सेकंड क्या है? मूत्र। तो मूत्र का गठन कैसे होता है? बचे हुए भोजन में से जब शरीर के चयापचय के उत्पन्न जो तरल अपशिष्ट पदार्थ है क्या करते हैं? रक्त प्रवाह, रक्त में खून लग गया और उसमें अवशोषित जो पानी है उसको अवशोषित हो जाता है और गुर्दे के द्वारा, मतलब हमारी किडनीज के द्वारा फिल्टर करके एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। मूत्र बस्ती जो होती है मूत्राशय के अंदर एक जो उसके अंदर अच्छे बच्चे बनो इसी तरह कार्य क्या? इसका तरल अपशिष्ट को हटाता है, तरल संतुलन को बनाए रखता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को सही रखता है, पित्त और जल तत्व को नियंत्रित करता है हमारी बॉडी के अंदर। सही मुद्रा के लक्षण क्या है? सामान्य मात्रा, हल्का पीला रंग, कोई जलन या दर्द नहीं, ये सही मूत्र के लक्षण है। और असंतुलन के कारण क्या? पेशाब करते समय जलन होना, अगर आपका पित्त बढ़ गया तो, कम मात्रा में मूत्र आना, अगर आपका वात खड़ा हुआ है तो बार बार पेशाब आना, अगर कफ का कोई विकार है या कोई मधुमेह या प्रमेह आपको हुआ है तो वो इसके कारण। स्वेद, पसीना, उसका गठन कैसे होता है? मेद धातु के द्वारा। वसा वाले जो ऊतक होते हैं हमारे फैट वाले, है ना, उन सब का उप उत्पाद होता है ये, ऊष्मा नियमन के दौरान उत्पन्न होता है। मतलब जब हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ बड़ी मेहनत का काम कर रहे हैं तो हमें पसीना आता है, गर्मी लगती है, पसीना आता है। पसीने की ग्रंथियों का द्वारा स्त्रावित होता है, स्वेद ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? शरीर के तापमान को बनाए रखता है। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो फिर जब हम कहते हैं लू लग गई तो पसीना आना बंद हो जाता है, सबसे बड़ा लक्षण होता है ये। ठीक है ना, तो शरीर का टेम्परेचर फिर बढ़ता चला जाता है, तो ये शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखता है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। विषाक्त पदार्थ मीन्स कि आपके टॉक्सिन्स जो होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है ये। कोई दुर्गंध उसमें नहीं होती है, स्वस्थ त्वचा की नमी बनाए रखता है। अगर आपके पसीने में बदबू आती है वो नॉर्मल नहीं होती है कभी। मलों का अत्यधिक पसीना आना पित्त का कारण है, पसीना नहीं आना वात का कारण है, चिपचिपा पसीना आना कफ का कारण है। जैसे हमें बहुत सारे लोगों को देखो तो निशान बन जाते हैं वाइट वाइट, या उनके हाथ पैर चिपकने लग जाते हैं, ऐसे करो तो ऐसे जैसे चिपक रहा है, इसकी जैसे जैसे आपने कुछ मीठा लगा दिया हो चाशनी के जैसे, ऐसे चिपचिपा पसीना होता है, बहुत स्मेल होती है, वो सारी चीजें। स्वास्थ्य में त्रिमाला का महत्व क्या है? ये जो तीनों चीजें थी उसको ये सब संतुलन बनाए रखते हैं, डोसे का संचालन में सहायक होते हैं, रोगों से बचाता है, जीवन की शक्ति को बढ़ाता है, प्राकृतिक इच्छाओं का दमन, वेग धारणा, मल निष्कासन को बाधित करता है और रोगों का कारण बनता है। अब इसमें यह है कि ना प्राकृतिक इच्छाओं का अगर आपने दमन किया कि आपको मल त्याग करने की इच्छा है और आप नहीं जा रहे हैं, किसी कारण रोक बैठे कि नहीं ये वाली मूवी देख लें या ये वाला काम कर लें या इसके बाद में कर लेंगे या सुबह हमें बहुत जल्दी है हम ऐसे ही चले गए, वो सब चीजें क्या बीमारियों को बढ़ाती हैं। अगर आप टॉयलेट रोक लेते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है अगर आप बहुत देर रोक लेते तो टॉयलेट आपको आएगा ही, फिर बूंद बूंद निकलेगा या फिर जलन होगी, दर्द होगा, आपके पेट में दर्द होने लग जाएगा, आपको वॉमिटिंग होने लग जाएगी, इतनी सारी चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों का निष्कासन भी बहुत जरूरी है, नहीं निकलता है तो वो बीमारी का कारण है। ये सब चीजें हमको समझनी है। अब टाइम हमारा क्योंकि हो गया है इसलिए यूनिट 3 हम कल करेंगे। ज्यादा फास्ट तो नहीं है ना? ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपको?
जी मैम। ठीक है, तो यूनिट 3 हम कल पढ़ेंगे। आज तक के लिए यहीं यहाँ तक ही रखते हैं। 2 यूनिट्स हमारी आज कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए आप, अगर कुछ आपको लग रहा है ऐसा जो समझ में नहीं आया हो। नहीं मैम, अभी पूछना तो कुछ नहीं है, बस ये एक हमने सुना था कि जो कैंसर है वो आयुर्वेद में कैंसर के नाम से ही लिखा हुआ है, ऐसा सुना है। कैंसर को क्या बोलते हैं, एक मिनट, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। कैंसर में कैंसर तो नहीं लिखते इसको, नहीं। तभी तो ऐसे ही